कहते हैं राजनीति में घटनाओं और उनकी तारीखों के बहुत मायने होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। उत्तर प्रदेश अपने लगभग 24 साल पुराने इतिहास को दोहराने की दहलीज पर फिर से खड़ा है। अयोध्या में अस्तित्व और वर्चस्व का टकराव शुरू हुए कई दशक बीत चुके हैं। इस टकराव का अब तक का नतीजा यह है कि दूषित राजनीति से हवा मिलने के बाद सालों से दबी आक्रोशित हिंदू भावनाओं ने विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया है और रामलला अब एक कपड़े के टेंट में है। बहरहाल अब वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर आपसे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का वादा किया जाए। किंतु हमारा देश, हमारी संस्कृति और धर्म आज भी पराधीन है और उसके मुक्त करने के लिए हमको जितने बड़े आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए हमको स्वराज के लिए चलाने पड़े, उससे 10 गुना बड़ा आंदोलन हमको अपनी संस्कृति और धर्म के लिए चलाना पड़ेगा। इसकी रणनीति चाहे गुजरात में बनी हो, चाहे दिल्ली में या नागपुर में, लेकिन शंखनाद अभी हाल ही में इलाहाबाद में हुए कुंभ में हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन उससे पहला कदम भाजपा ने जो बढ़ाया वो कल्याण सिंह को अपने पाले में लाने का था, जिसमें वो सफल हुई। कल्याण ने भी देर से ही सही अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने की बात को स्वीकृति दे दी। दूसरा कदम भाजपा ने राजनाथ की ताजपोशी दोबारा करके उत्तर प्रदेश को एक बार फिर अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया। और जब संतों ने कुंभ में इस तयशुदा रणनीति का शंखनाद किया तो राजनाथ ने भी कह दिया कि देश की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा की रणनीति भी वही तय हो चुकी थी। यात्रा भले पारंपरिक हो, लेकिन उद्देश्य राजनैतिक नजर आता है कि प्रयागराज महाकुंभ के समय धर्माचार्यों की जो धर्म संसद थी, उस धर्म संसद में तय हुए थे कार्यक्रम, जो तय हुए थे, ये कार्यक्रम उसके अनुरूप है। कुंभ में तय हुई रणनीति को अमली जामा पहनाने का वक्त अब 2014 के चुनाव को देखते हुए बहुत कम था। वहीं भाजपा के सामने भी 2 चुनौतियां थी। पहली, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हिंदुत्व की छवि वापस पाना। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मृत पड़ चुके अपने कार्यकर्ताओं में दोबारा से जान फूंकना। बहरहाल नरेंद्र मोदी अपने प्रायोजित कार्यक्रम के बावजूद भी कुंभ में भले न पहुंचे हों, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी रामलहर को सामने करके जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर दिल्ली का सपना देख रही है, उसकी कमान गोवा में नरेंद्र मोदी को ही दी गई। ये महज संयोग नहीं था कि जब 6 और 7 फरवरी को संगम तट पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1900 संतों के साथ संघ प्रमुख प्रस्तावित राम मंदिर की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, तब दिल्ली में नरेंद्र उसी दिन प्रधानमंत्री से मिल रहे थे। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार कर भाजपा का ये फैसला अचानक लिया गया फैसला नहीं था। संगम तट पर इसका संकेत तभी मिल गया था जब संघ प्रमुख ने भी नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति के संकेत दे दिए थे। मोदी को कमान मिली चुनाव प्रचार की तो कट्टर हिंदू छवि रखने वाले अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। अब वक्त रणनीति पर लगातार और तेजी से काम करने का था। इस वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई का वक्त और जगह दोनों तय हो चुकी थी। शुरुआत रामपुर से होनी थी। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में आते ही ये ऐलान कर दिया कि वो सरकार की देश विरोधी नीतियों के खिलाफ रामपुर से गिरफ्तारी देंगे। तो वहीं आजम खान ने भी ये ऐलान कर दिया कि अमित शाह को गिरफ्तार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो कानून नहीं तोड़ते, और अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो न केवल गिरफ्तारी होगी बल्कि मुकदमा भी दर्ज होगा और कानून अपना काम करेगा। बेवजह गिरफ्तार न किया जाए। देखिए, हम गिरफ्तारी देंगे, किस बात के लिए हम आपको गिरफ्तार करेंगे? आप गिरफ्तारी देंगे, क्यों देंगे आप गिरफ्तारी? भाई, आप कानून तोड़ेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी, और जब आप कानून तोड़ेंगे तो कानून तोड़ने की धाराएं लगेंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले के कारण भाजपा ने ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया। दरअसल ये वक्त माकूल नहीं था। देश की संवेदनाएं हमले में मारे गए कांग्रेसी नेताओं के कारण कांग्रेस के साथ थी। साफ है, वक्त माकूल नहीं था। फायदा ना भाजपा को होता ना सपा को। बहरहाल ये गिरफ्तारी देश हित होती या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये प्रदेश के और सपा के सबसे कट्टर मुस्लिम छवि वाले नेता आजम खान को चुनौती जरूर थी। और इस चुनौती में हिंदुत्व की भावना को हवा देना छुपा था।
ये कहा जाए तो क्या गलत होगा? अमित शाह के कदम अयोध्या की तरफ बढ़े और वहां उन्होंने पत्रकारों को बताया। रामलल्ला के दर्शन के बाद उन्होंने आशीर्वाद मांगा है कि जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। शाह के दौरे के तुरंत बाद विश्व हिंदू परिषद ने उसी 84 कोसी परिक्रमा का दिन और तारीख तय कर दी, यानी 25 अगस्त से 13 सितंबर। 17 अगस्त को विहिप सहित तमाम संत सपा प्रमुख से मिले। मुलाकात 2.5 घंटे चली। खबर आई कि मुलायम इस यात्रा को लेकर मान गए हैं। अब भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को ऐसा लगा जैसे मानो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। तभी कुछ घंटों बाद ही आजम खान का एक प्रेस नोट जारी होता है, जिसमें आजम खान लिखते हैं कि इस मुलाकात ने मुसलमानों के जख्म एक बार फिर से हरे कर दिए हैं। मुलायम सिंह को अशोक सिंघल जैसे नेताओं से नहीं मिलना चाहिए। अशोक सिंघल जैसे लोग देश के लिए बहुत शुभ सूचना नहीं है, न उनके विचार, न उनके तरीके, न उनकी भाषा। जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो सभाओं में, सभ्य समाज में उसके लिए क्या गुंजाइश हो सकती है वो खुद ही समाज बता दे। आजम की इस नाराजगी का असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने S84 कोसी की परिक्रमा यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए और इसे पारंपरिक यात्रा न बताते हुए राजनैतिक यात्रा करार दे दिया गया। शाम होते होते खबर आई कि अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। यात्रा से पहले अयोध्या आने वाली सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से आजम सहित सभी के चेहरों पर रौनक वापस लौट आई और अब बहस छिड़ी है कि भाजपा एक्शन प्ले के मूड में है क्या। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के इस एक्शन रिप्ले में सपा की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बल्कि कांग्रेस ही नहीं, कभी मुलायम के नजदीकी और सपा में रहे नेता भी यही मानते हैं। हमने तो पहले ही ये कहा था कि जब अशोक सिंघल मिले थे मुलायम सिंह जी से, तो उसी वक्त मैंने ये बात कही थी कि सतर्क रहने की जरूरत है। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ और संघ परिवार के साथ मिली भगत की है कि तुम आंदोलन चलाओ, हम तुम्हें रोकेंगे, फायदा तुम्हारा भी होगा। राम मंदिर के नाम पर तुम हिंदुओं के वोट बटोरना, हम मुसलमानों के वोट बटोरेंगे। दरअसल भाजपा ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि भाजपा 2014 का चुनाव 2007 और 2009 की तरह नहीं लड़ने जा रही है। नरेंद्र मोदी के हैदराबाद के भाषण को देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा हर प्रदेश में अलग प्रयोग कर सकती है। बहरहाल अब देखना यह है कि 25 अगस्त से शुरू होने वाली संतों की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा भाजपा के मिशन 2014 का अंजाम और आगाज दोनों तय करती है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फिल्म के सभी पात्र तय हैं और डायरेक्टर कौन सी पार्टी के कौन कौन नेता हैं यह सोचना हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन हम आपको आगाह जरूर करेंगे कि जब मैं डूबा था तो किनारे खड़ी थी सारी दुनिया, हंसने वालों में मेरा मुकद्दर भी शामिल था, रो रहा था जो मेरे जनाजे से लिपटकर, कैसे कहूं वही मेरा कातिल था। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ उपाध्याय, समाचार प्लस, दिल्ली।